जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 12th में हैं तो ये सारे क्वेश्चन को देख के जरूर जाइएगा केमिस्ट्री में, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं तो केमिस्ट्री के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आपको देकर जाना ही चाहिए। भाई आपने जो संपूर्ण केमिस्ट्री की जो पढ़ाई की है वो तो की ही है, और सारे क्वेश्चन आपने करे हैं वो तो करे ही हैं। उसके साथ साथ जो मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूं वो क्वेश्चन भी आप करके जाइए, बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे और भी अदर स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का हम वीडियो इंपॉर्टेंट वाला लेके आते रहते हैं, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये बीएसईबी मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2021 में आ चुका है ये क्वेश्चन। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाला क्वेश्चन तो एक दो रह ही जाता है, मतलब दो तो नहीं रहता लेकिन एक जरूर रहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाला। तो इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और सब्जेक्टिव में भी कभी कभी आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। यहां पर कुछ जैसे एक वी है, वेनेडियम है और जिंक है, ये दोनों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह रहा है निकालने के लिए। बोलो ये भाई ये तो बहुत इजी है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो सीधा 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरह से कर लो, या क्या है कोई भी तत्व है उसका ना मतलब ऐसे कर दो, जैसे वेनेडियम है ना, इसको ऐसे कर दो, Ar लिख दो तो यहां आर्गन तक हो गया। ठीक है, उसके बाद 4s2 होता है ना, तो कितना हो गया 4s2 3s2, हाँ 4s2 यहां पर 20 हो गया और 3d3, ये देखो ये हो गया हमारा वेनेडियम का। इजी रूप से है, या ऐसे ही घसी पीटी वाला काम करोगे तो ऐसे भी हो सकता है। एक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, उसके बाद क्या है 3p6 शायद होता है, आप ध्यान से देख लेना 3p6, उसके बाद 4s2 3p के बाद आप ध्यान से ऐसे आप कर लो ना। अगर ऐसे आपको नहीं आ रहा तो मैं एक ट्रिक जानता हूं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसे कर लो 4s 4p 4d 4f। तो सबसे पहले 3 इसको लगा तो 1s, फिर 2s ओके, फिर 2p, फिर 3s ओके, उसके बाद 3p आता है, हाँ उसके बाद 4s। ठीक है, ठीक ही जा रहा था, उसके बाद 3d। ठीक है 3d, तो d तो आएगा ही नहीं, यहां तक कर लो 3d, हाँ 3d भी आएगा, 3d 3, ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने यहां से लेकर यहां तक तो कर दिया, किसके लिए, आर्गन के लिए। कहां से कहा, हाँ यहां से यहां तक आर्गन के लिए, और यहां 4s2 और 3d3 हो गया वेनेडियम का 23 परमाणु संख्या, है ना। इस तरीके से कर सकते हो। और एक जिंक का है, तो यही वाला ट्रिक देखो, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं यहां से ये कर देता हूं, ये सही है, ये मजेदार है और कम समय में भी आपका काम बन जाएगा। तो जिंक है तो यहां आर्गन तक यहां पर ये हो जाएगा, उसके बाद 4s2 यहां तक 20 हो गया, उसके बाद 3d10 हो गया। जिंक का भी आसान है ना। और कॉपर का कर लो, तो कॉपर अगर कॉपर का पूछ देगा तो कॉपर का भी आसान है, लेकिन कॉपर का थोड़ा अपवाद आ जाता है, उसमें एक्सेप्शनल है। तो कॉपर का कहेगा तो उसका भी आप कर सकते हो। जैसे कॉपर है ना, कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, तो यहां पर ऐसे कर सकते हो, आर्गन 18 तक आ गया, 4s2 और 3d9, ये गलत हो जाता है। तो क्या होता है भाई, यहां पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड का मामला यहां पर फंस जाता है। तो 4s में आपको 1 डालना है और 3d में 10 डालना है, अगर कॉपर का आपको करना है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए, वैसे कॉपर का नहीं पूछ रहा था, फिर भी मैं बता दिया। और बिहार बोर्ड 2021 में यह क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों पाए जाते हैं। मतलब संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। तो ट्रांजिशनल एलिमेंट में जो परिवर्तनशील यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों पाया जाता है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी बता देता हूं कि जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है, कारण क्या है। हिंदी वालों के लिए कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण
अवस्था क्यों पाया जाता है, इसका कारण बताइए। क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2021 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आओ भाई, सिंपल सा इसका जवाब है, एकदम सिंपल सा है, क्योंकि उनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग उपकोषों में पाए जाते हैं, उपकोषों में पाए जाते हैं या जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहां पर कहने का क्या मतलब हुआ, अभी समझाते हैं। फिर से एक बात पढ़ता हूं कि संक्रमण तत्वों में जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनमें जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिसको संयोजक इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, अलग अलग उपकोषों में पाया जाता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में, यानी हमारा संक्रमण तत्व में। कैसे? जैसे यहां पर मैग्नीज मैंने एग्जांपल दिया है, इसका अलग अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो वो ऐसे होता है। परमाणु संख्या इसका 25 होता है, तो अर्गन यहां पे मैं लिख देता हूं, ये 18 हो गया। उसके बाद 4s2 20 और 3d 5। इसमें बाहरी कक्षा की बात करोगे तो बाहरी कक्षा s वाला है, क्योंकि 4s है, तो ये सबसे बाहरी कक्षा हो गया। तो अब देखो इसमें हम बात करेंगे, तो देखो 4s 3d 5, तो 3d 5 ये जो d वाला ऑर्बिटल इस तरह से मैं बनाता हूं, ये देखो सबसेल है। ये क्या है? ये सबसेल है, जिसको हम उपकोष बोला है। यहां पर क्या बोला है, एक मिनट, उपकोष बोला है, जिसको हम इंग्लिश में सबसेल बोलते हैं। तो आओ देखो यहां पर 1 2 3 4 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए होता है, तो भाई थोड़ा लाइट कट गई थी, अब आगे बढ़ता हूं। हाँ, मैं बोल रहा था मैग्नीज, तो इसमें देखिए, ये देखिए 5 है, ये सबसेल है, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल में 5 है। उसके बाद देखिए एस ऑर्बिटल में भी 2 है कि नहीं? देखिए अब क्या है, ये देखिए, आप ध्यान से आप देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। अब देखिए इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 अभी इसका जगह खाली है ना, तो इससे और भी तरह तरह दूसरे एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे लग जाते हैं, जिसके वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाता है मैग्नीज का। समझ में आए? क्योंकि इसलिए बोला है क्योंकि इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग उपकोषों में जाते हैं। तो इनका जो है एस वाला में भी रहता है, डी वाला में भी रहता है, जिसके वजह से भाई साहब इसका जो संक्रमण तत्वों का जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो मतलब अपरिवर्तनशील है, मतलब परिवर्तनशील है। क्या मैं बोल रहा हूं भाई, परिवर्तनशील होता है, कभी +1 कभी +2 कभी +3 कभी +4 आ जाता है। ये डिपेंड करता है इसके इलेक्ट्रॉन्स पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ये शेयर कर रहा है। यहां पर मतलब कोई मान लीजिए क्लोरीन वाला अगर इलेक्ट्रॉन आ गया, वो यहां पे आके यहां पर मिल गया तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा एक और आ गया तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर क्या कर लेगा, यहां पर आके इससे मिल जाएगा, तो यहां पर बॉन्ड बना लेगा। उस हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी जैसे जिस तरह से रिएक्शन होता है, जो एलिमेंट मिलता है उस हिसाब से यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्लोरीन आएगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर एक और आ जाएगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से होता है। ठीक है, इसीलिए जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया का 1 बिलियन भारा अनुसार है 6% है, तो बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभज ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। मोल प्रभज बोले तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है यहां पर। इंग्लिश वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो समझ लेंगे। यूरिया का 1 बिलियन है, भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभज, अच्छा वो बिलियन में यूरिया का भी मोल प्रभज निकालिए और जल का भी मोल प्रभज निकालिए। यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो यूरिया का, अब देखिए मोल प्रभज निकालना है हमको, तो पहले मोल निकालना पड़ेगा यूरिया का भी और जल का भी। तो यहां पर मैं लिखूंगा पहले यूरिया का मोल। अब यूरिया का मोल निकलेगा कैसे, ये पहले बताइए। यूरिया का मोल कैसे निकलेगा? यूरिया का जो द्रव्यमान दिया गया होगा उससे उसके आणविक द्रव्यमान से हम भाग कर देंगे तो आ जाएगा।
तो यूरिया का भार कितना है, भार नहीं दिया है, लेकिन इतना दिया है कि 6% भार है। तो कोई भी चीज होता है तो 100% होता है। तो 100% भार में, जैसे देखिए यूरिया का 1 बिलियन अगर होगा ना, मान लीजिए मैं आपको इधर बताता हूं, ये मान लीजिए ये यूरिया का 1 बिलियन है, ठीक है, ये पूरा बिलियन 100% होगा, और उसमें से यूरिया जो है ना, यूरिया का 6% है, यूरिया भार के हिसाब से यूरिया 6% है। तो अगर हम मान ले कि ये जो आपको यहां पर दिया गया बिलियन है वो 100% है, तो 100% को हम 100 ग्राम लगभग में अगर मान ले, तो अगर 100 ग्राम है तो यूरिया अगर 6% है तो यूरिया क्या हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा, है ना, यहां से 6 ग्राम हो जाएगा, यहां पे दिखा नहीं 6 ग्राम। तो मैं यहां पर यूरिया का जो दिया गया द्रव्यमान है वो मैं लिखूंगा 6 ग्राम बट्टा में इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है यूरिया का। तो यूरिया का जो सूत्र होता है वो NH2CONH2 होता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग में 60 ग्राम आ जाएगा। आप कर लेना, मैं जल्दबाजी में आपको बता रहा हूं, मेरे को और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहां पे मैं 60 लिखूंगा, 60 ग्राम, ग्राम से ग्राम जाएगा तेल लेने, ये इससे कटेगा कितना बार में, 1/10, 1/10। तो 1/10 अगर आएगा तो ये कटेगा 0.1 आ जाएगा। कितना मोल आया यूरिया का, यूरिया का मोल आया 0.1। तो यूरिया का मोल हम पता कर लिए, उसके बाद जल का भी मोल पता करेंगे। अब हम पता करेंगे जल का मोल। जल का मोल कैसे पता करेंगे, तो जल का जो मोल है वो कैसे पता करेंगे, तो वही बात है, दिया गया द्रव्यमान अब बट्टा में आणविक द्रव्यमान, इसी से करेंगे। तो जल का मोल कितना है ये तो हमको पता करना पड़ेगा। तो हमको यहां पर जो बिलियन आपको दिख रहा है, देखिए यूरिया का बिलियन बोले तो क्या, यूरिया भी होगा उसमें और उसमें जल भी होगा, दोनों चीज होगा। तो मान लीजिए अगर पूरा जो बिलियन आपको दिख रहा है वो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में से अगर 6 ग्राम यूरिया है तो बाकी बचा हुआ जो होगा वो जल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 100 ग्राम में से 6 ग्राम को माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जल का भार आ जाएगा। और बट्टा में जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, अरे भैया जल होता है ना H2O, उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 ना होता है जी। हाइड्रोजन का 1 और 2 है तो गुणे 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया, 18 ग्राम तो आया ना, ठीक है। तो मैं नीचे 18 लिखूंगा। अब इसको सॉल्व करिए भाई, 100 में से 6 गया भाई, कितना बचेगा, 96, क्या बात कर लो भाई, 94 बचेगा। अब बट्टा में 18 आ गया। अब इसको कर लीजिए, 5.2 आ रहा है, 18 36 28 24 27 90, 5.2 लगभग में आ रहा है। तो यहां पर जो मोल आ गया जल का वो 5.2 आ गया। अब मोल प्रभज निकाल लीजिए, किसका आप मोल प्रभज, अच्छा नीचे में एक बार देख लूं जरा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो बाद में हमें समस्या हो जाती है, ठीक है। हल्का दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैं इसको लेता हूं मिटा और इधर ही इसको समाप्त कर देता हूं। चलो भाई अब मोल प्रभज निकाल लेते हैं। मोल प्रभज किसका, मोल प्रभज निकालते हैं, प्रभाज निकालते हैं हम लोग पहले यूरिया का, यूरिया का, यूरिया का, यूरिया का, ठीक है। तो मोल प्रभज को दिखाते हैं किससे, आपको पता है एक्स से, तो मैं डायरेक्ट एक्स ही लिख देता हूं, एक्स भी आपको निकालना है। भाई यूरिया क्या है, यूरिया क्या है, सॉल्यूट है, विलय है ना, इसीलिए इसको बी से लिखते हैं। और एक्स को काई बोलते हैं, काई भी बोल सकते हैं इसको, वो मोल प्रभज को इससे दिखाते हैं। तो अगर यूरिया का निकालना है तो बी, यूरिया जो है ना, यूरिया विलय है तो इसीलिए सॉल्यूट है, इसीलिए इसको एक्स भी बोल रहे हैं। और एक्स ए क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, जो कि मोल प्रभज जल का होगा। तो अभी हम लोग मोल प्रभज किसका निकालना है, यूरिया का, तो एक्स भी हम लोग निकाल रहे हैं। जो लोग 11th में अच्छा से पढ़े होंगे या 12th में भी बिलियन चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है तो अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो एक्स भी बराबर क्या हो जाएगा, मोल किसका, किसका मोल, मोल किसका, अगर आपको एक्स भी निकालना है, यूरिया का मोल प्रभज निकालना है तो आपको पता होना चाहिए मोल यूरिया का, मोल यूरिया का बट्टा में मोल यूरिया का भी और प्लस में मोल जल का भी, ए ही यहां पर ए देना पड़ेगा। लो ये वाला फार्मूला से मोल प्रभज निकल जाएगा। आओ करें,
करें चलो करते हैं। तो XB अगर आपको निकालना है यूरिया का मोल प्रभाज, तो मोल आपने बी बोले बी भाई, इसको माने मैं यहां पर लिख देता तो सही रहता। ये मैं बोलता हूं XB NB है, ये मोल किसका है, यूरिया का है। तो बी से ए से देखो, ए को सॉल्वेंट बोलते हैं, ए बोले तो सॉल्वेंट बोले तो विलायक, और बी बोले तो विलय सॉल्यूट, ठीक है। तो ये मोल हो गया किसका, सॉल्यूट का, जो कि यूरिया सॉल्यूट है। और Na क्या हो गया, मोल हो गया किसका, जल का, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो मोल, पहले ये फार्मूला क्या कर रहा है, NB लिखने के लिए, यानी मोल किसका, सॉल्यूट का, यानी यूरिया का मोल लिखना है, जो कि हमारा कितना है 0.1 बट्टा में मोल फिर से किसका, यूरिया का, तो 0.1 प्लस में मोल किसका अभी, तो जल का कितना है 5.2, लिख देंगे 5.2। बाकी का खेल यहां पे मैं करता हूं, नीचे दिखता नहीं होगा। तो कितना होया भाई, तो यहां पर 0 XB बराबर हो जाएगा 0.1 एंड बट्टा में 5.3। अब इसका समाप्ति यहां पे कर दो, ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया, काम खत्म। 1/53 आ रहा है ना, 1/53 आ रहा है, 1/53, और इसका ना भाग उग दोगे ना तो लगभग में 0.018 आता है, शायद कर लेना। तो ये आ गया किसका, ये मोल प्रभाज, यानी XB जो है मोल प्रभाज यूरिया का आ गया 0.018, ठीक है, ये यूरिया का आया। अब देखो XA, एक फॉर्मूला होता है XA प्लस XB बराबर 1, यानी मोल प्रभाज किसका, विलय का और विलायक का, दोनों मिला के 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां से ये फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे जल का, है ना। तो देखो XA, यानी XA अगर आपको निकालना है तो 1 में से माइनस करना होगा XB को, यही ना होगा भाई, XA1 माइनस XB की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 0.018। तो XA बराबर कितना आ जाएगा 0.053। अब कितना आएगा, अब निकाल लेना यहां से, अब माइनस कर लो ना, कोई प्रॉब्लम है क्या भाई। 1.000, अब यहां से माइनस कर लो ना 0.018, लो माइनस कर लो, यहां से पता चल जाएगा आप। चलो 10 में 60 गया 2, 9 9 में 60 गया 8 8 8 8 8 8 8 8, ये 10 10 0 0.0। अरे भाई क्या हो गया भाई, ये उल्टा काम क्यों करता भाई। ये 10 में 60 गया 2, ठीक है। अब यहां पर बचा 9, ठीक है, 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, ठीक है, और ये 9, ठीक है, और ये पॉइंट, ठीक है, 0.982 बचेगा, यही हमारा क्या होगा, मोल प्रभाज होगा किसका, जल के लिए। तो देखो भाई मैंने निकाल दिया, ठीक है, मोल प्रभाज ये हो गया यूरिया का और ये हो गया जल का, दोनों निकाल दिया मैंने, ठीक है। इस तरह का भी न्यूमेरिकल पूछता है तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, नोट करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखिए प्रथम कोटि से सवाल आते ही आते हैं, तो पढ़िए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताना आपको, वेग स्थिरांक, इस तरह का सवाल आएगा ही आएगा भाई, लिख के रख लो, इस तरह से एक सवाल फंसते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। वेग स्थिरांक निकालना है तो आपको पता होना चाहिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक होता है उसका क्या फॉर्मूला बनता है, के बराबर क्या बनता है भाई 2.303/t, और यहां पर बनता है log टू द बेस 10, और उसके बाद a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, जहां a का मतलब है जो अभिकारक है ना उसका सांद्रता होता है, मतलब जो प्रारंभिक जो आपका अभिकारक है, जो अभी तक अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, तब जो अभिकारक होगा, जो भी पदार्थ होंगे उनका जो सांद्रता है वो a से दिखाएंगे, और a माइनस एक्स कहने का मतलब जो भी अब t समय बाद कुछ ना कुछ अभी रिएक्शन हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ होगा तो उस समय उसकी सांद्रता को a माइनस एक्स से दिखाते हैं।
और अगर आपको a माइनस एक्स निकालना है, यानी मैं लिखूंगा टी समय यानी 100 सेकंड यहां दिया ना, समय कितना है 100 सेकंड, तो 100 सेकंड के बाद पदार्थ की कुल मात्रा कितनी बची होगी, कुल मात्रा कितनी बची होगी टी समय, यानी 100 सेकंड के बाद बोल रहा है कि 100 सेकंड में जो है ना 50% संपन्न हो जाती है, तो 100 सेकंड में 50% समाप्त हो जाती है, तो बचा कितना, 50 ही बचा ना, 50% बचा होगा। तो मैं लिख सकता हूं 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी आधे ना बचा होगा, आधा रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, आधा। तो मैं क्या लिखूंगा a माइनस एक्स, यही निकालना है हम लोग को a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स बराबर हम हाफ लिख सकते हैं, हाफ किसका हाफ, a का हाफ, ये लिख सकता हूं मैं, अरे a का ही हाफ ना, a जो है जब प्रारंभिक जो भी था उसका कुल सांद्रता, अब अभिक्रिया हुआ और 50% खत्म हो गया, तो 50% ना बचा, a का 50%, तो 50% बोले तो आधा बचा, तो हाफ लिख दिए, हाफ गुने a, बहुत बढ़िया। अब देखो a माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में a है, एक को a से गुना करोगे तो a/2 लिख सकते हैं, कोई समस्या, तो a माइनस एक्स की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, a/2 हो गया। कोई समस्या, कोई यहां तक दिक्कत नहीं। अब फार्मूला इस पर पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आपने यहां रखा है वो ये फार्मूला पे पुट करिए। के बराबर क्या है 2.303 डिवाइडेड बाई टी और लॉग टू दी बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। ये बार बार फार्मूला इसीलिए लिखता हूं ताकि बच्चे लोगों को याद हो जाए, इसीलिए मैं बार बार फार्मूला लिखा करता हूं, ठीक है। अब देखो भाई वैल्यू डाल दो, के बराबर 2.303, टी के जगह पे 100 लिखोगे क्योंकि समय कितना 100 सेकेंड है, और लॉग टू दी बेस 10, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कुछ नहीं है भाई, ए के जगह पे ए ही लिखो, डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स की वैल्यू यहां पर a/2 है, a/2 तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन यहां पे 2 लिखूंगा तो ये 2 खुद के ऊपर चला आता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, चलो लिख दो, एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं, क्या प्रॉब्लम है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड लॉग टू दी बेस 10, और यहां हो जाएगा, देखिए ये 2 ऊपर गया तो 2a डिवाइडेड बाय a से a जाएगा तेल लेने के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू ध्यान से देखते रहिए, 2.303 डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड, और यहां पर log 10 1 ही होता है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, log यहां पर 2 बच गया 2, ठीक है। चलिए यहां पर सॉल्व हो गया। अब देखो k इक्वल टू 2. अच्छा यहां पर इसको कट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, चलो पहले यहां पर कर लेते हैं और log की वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। 100 और log 2 की वैल्यू लगभग कितनी होती है बता देता हूं, 0.30, मैं एक बार देखना चाहूंगा log की वैल्यू कितनी होती है। वैसे क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा 3010 होती है क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा log की वैल्यू, ठीक है। ये इसके लिए आप कोई प्रॉब्लम नहीं लेना, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों को कैलकुलेट करोगे तो लगभग में वैल्यू आती है 0. कितनी होती है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं एक बार यहां से देख के बता देता हूं, 0.693 होता है ना, 0.693 एंड डिवाइडेड बाय 100 होगा। आप कर लेना करके, मेरे को कैलकुलेटर अभी अवेलेबल नहीं है और करने में टाइम लैप्स होगा, इसलिए तो इसको आप कट करोगे ना तो मैं बता देता हूं वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट मैं बता देता हूं, आप कर लेना 0.006, ये कट करोगे 0.006 और क्या आ रही है 0.00693, तो यहां पर k की वैल्यू फाइनली क्या है 0.00693 पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो एक और तरीका होता है, ये कर लो, k बराबर हो जाएगा, यहां पे पॉइंट उधर घसका दो तो हो जाएगा 6.93 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी k के लिए जो वैल्यू आएगी वो इतना आ जाएगी, ठीक है। यानी जो वेग स्थिरांक है वो इतना आ जाएगा, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लो भाई। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है हर बार भाई, किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो यही बता रहा था मैं, इसको करना है आपको लोग को, नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं हम, ठीक है। नोट करिए,
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे देखते हैं उसको। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सैट-जेफ नियम को उदाहरण सहित समझाए। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, सैट-जेफ नियम को उदाहरण सहित समझाए। आइए देखते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ जब 160 से 170 डिग्री पर हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल में OH होता है और जो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो दोनों निकल कर जल का निर्माण कर लेते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं सैट-जेफ नियम। आपको इसका ना आपको रिएक्शन भी जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, मैं बनाता हूं। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां रहता है OH। ठीक है, समझे? अब यहां पर किसी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए। अब ये दोनों ना, ये दोनों निकल के क्या करते हैं आपको बताना है। पहले अब ऐसे नहीं निकलेंगे, इसको क्या करना पड़ता है हमको, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर हमको गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। तो यहां पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है और यहां OH है, ये दोनों निकल कर क्या करते हैं, पहले तो ये जल बना लेते हैं। इधर ही भैया ये जल बन गया, और यहां पर एक और चीज बनता है, इथिलीन, जिसको इथीन भी बोलते हैं। यहां पर बन लेता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को हम लोग एथिलीन भी बोलते हैं और इथीन भी बोल सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी को हम सैट-जेफ नियम भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये OH मिलकर पहले जल बना लिए, और उसके बाद ये जैसे ही दोनों निकल जाएगा तो यहां पर जो यहां पर एक एक वैलेंसी खत्म हो जाएगी। सिंपल है, ये दोनों निकल गया तो एक एक वैलेंसी, एक एक संयोजकता खत्म हो गया, तो यहां पर डेफिनेटली है कि डबल बॉन्ड बनाना जरूरी हो जाएगा, तो इसीलिए CH2 बन गया, और यहां पर ये दोनों निकला OH और H मिलकर इधर जल बना लिया। बहुत ही बढ़िया। अगला है क्वेश्चन 6वां नंबर, प्रयोगशाला में फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर देखिएगा, उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इसीलिए बता रहा हूं। प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड जो होता है, बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड जो होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं C6H5N2Cl, इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड, ये होता है। अब बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है ना, यानी इसका जलीय विलयन यानी H2, जलीय विलयन H2, तो ये जो है ना आपको क्या बना के देगा, ये अगर इसका जलीय विलयन आप रखोगे तो आपको मिल जाएगा आपको फिनॉल। तो बनेगा C6H5OH, प्लस में यहां पर HCl भी निकलता है, और प्लस में नाइट्रोजन गैस ऊपर खट 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 उड़ जाती है। ये रिएक्शन है जिसमें आपको यहां पर देखो फिनॉल बन के दिखा। प्रयोगशाला विधि तो यही है, ये रहा फिनॉल। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, आपको अगर इसका संरचना कर देगा फिनॉल का बनाने तो वो इस तरह से बनाते हैं। ये देखो भाई, ये देखो, है ना, इधर से OH, कहीं से भी OH लगा दो आप, बन गया फिनॉल। ठीक है, कहीं से भी लगा दो, ऊपर से लगा दो, नीचे से लगा दो, फिनॉल हो गया। ठीक है, कोई समस्या? तो इसी को बोलते हैं, यही जो चीज है ना, इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएंजोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन पर होता, जलीय विलयन का जो भाप करके आश्वन करते हैं ना, तब जाके हमको फिनॉल प्राप्त होता है। यह है प्रयोगशाला विधि, और इसका रिएक्शन ये रहा। ये नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए भाई, जल्दी नोट करिए। चलिए भाई, नोट कर लिए हैं। चलिए, ये था कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ना, तो इस तरह का हम डेली वीडियो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन का लाते रहेंगे। ये तो मेरा जो है ना, हम देखो भाई, एक रियल बात बताओ, मैं हिंदी मीडियम को नहीं पढ़ाता हूँ, ये पहली वीडियो होगी क्लास 12 की हिंदी मीडियम के लिए, इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा बहुत परेशानी हुई है हिंदी समझने में। इसीलिए मैं पहले बढ़िया से समझ लेता हूँ कि इसका हिंदी क्या होगा, तब मैं वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो हम भाई डेली इस पर
क्लास 12th के लिए हिंदी मीडियम पर वीडियो बनाएंगे। तो जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह का वीडियो हम डेली आप तक लाते रहेंगे ताकि आप बहुत अच्छा मार्क्स इस बार के बोर्ड एग्जाम में ला पाओ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।